नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसी आशा करता हूं मैं। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप सभी लोग जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चर लेकर आए हुए हैं। तो आप सभी को इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चरों को सुनना नहीं भूलना है। आज एक्चुअली मैं पढ़ाने के पर्पस से नहीं आया हूँ। आज जो हमारा टारगेट है, आज 14 अप्रैल है, तो आप सभी जानते ही होंगे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाई देता हूँ। तो इस तस्वीर के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये किस महापुरुष की तस्वीर है और इसको मैंने आज यहाँ पर क्यों लगाया है, इसका भी मैं आपको कारण बताऊं। तो आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को हमारे इस महामानव का जन्म हुआ था। हमारे इस महामानव यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो आज बड़े ही हर्ष और उल्लास की बात है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जेएफ लॉ क्लासेस की ओर से। अब आते हम, आज मैंने सोचा कि आज पढ़ाया ना जाए बल्कि इस महामानव के बारे में बताया जाए, जो कि हर किसी को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन यानी संक्षिप्त में कुछ लिखकर लेके आया हुआ हूँ। तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुने और आप सभी को समझ में आना चाहिए। आप सभी को इनके बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर आप देख ही रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अब ये जयंती नहीं है, ये विश्व का, ध्यान रखना, किसका, विश्व का सबसे बड़ा महापर्व है। यानी विश्व में सबसे बड़ी जयंती कोई है तो वो है अंबेडकर जी की। इनको लोग यूं ही नहीं पूजते हैं। तो इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। यानी इसको, जो अंबेडकर जी को संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो आप, टाइम का अभाव रहेगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा जाएगा, तो अपन संक्षिप्त में पढ़ते हैं, फिर कभी डिस्कस होगा तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो देखिए 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू छावनी में। कहाँ? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, जहाँ पर महू छावनी है, वहाँ पर अंबेडकर जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल, जो कि
एक सेना में सूबेदार थे। पिताजी का नाम रामजी सकपाल, जो कि सेना में सूबेदार थे। और इनकी जो माताजी हैं उनका नाम था भीमाबाई। माताजी का नाम भीमाबाई। अब माताजी जो थी, इनका देहांत 1896 में देहांत इनकी माताजी का हो गया। यानी जिस बच्चे का जन्म 1891 में हुआ हो और उनकी माता का देहांत 1896 में हो जाए, यानी उस बच्चे की आयु आप समझ रहे हैं कितनी होगी, 5 वर्ष। यानी जिस किसी बच्चे की माता 5 वर्ष की आयु में किसी को छोड़ जाए, तो आप सोचिए कितनी परिस्थितियों से उन्होंने गुजरा हुआ। ये रहने वाले महाराष्ट्र के रत्नागिरी अंबावेडकर के हैं, यानी ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और अंबेडकर जी का जो प्रारंभिक नाम है वो भीमराव अंबावेडकर के नाम से जाना जाता है। अब इनके लिए प्रारंभिक में शिक्षा की इतनी व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने स्कूल के बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण की है। और आज हम लोग हैं कि स्कूल के अंदर भी बैठकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कतराते हैं। यानी स्कूल के अंदर भी हम शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। तो हमको कुछ इनके परिचय से बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए कि क्या क्या हम इनके परिचय से सीख सकते हैं। अब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो हुई मुंबई सतारा शहर में। मुंबई के सतारा शहर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। अब जो आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम अंबेडकर है, तो अंबेडकर नाम किसने रखा? तो मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं, तो इनका जो अंबेडकर नाम है वो एक पंडित जी द्वारा दिया गया नाम अंबेडकर। आज की अवस्था में हम देखा जाए कि 10th पास, यानी 10th में बच्चे की एक आयु जो है वो लगभग 10 और 5 15, यानी 15 साल के करीबन होती है। और उस 15 साल की आयु में बाबा साहेब का विवाह रमाबाई से हो गया। बाबा साहेब का विवाह कब? 1906 में। कब हो गया विवाह? 1906 में रमाबाई से विवाह हो गया। और उनकी पत्नी का जो देहांत है 1935 में हुआ। और फिर कुछ परिस्थितियों के चलते हुए बाबा साहेब ने दूसरी शादी भी की थी 1948 में सविताबाई से। अब देखिए, विवाह होने के बाद बाबा साहेब ने पढ़ना प्रारंभ किया। पढ़ने का प्रारंभ का मतलब है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है 8वीं 9वीं तक तो पढ़ लिया। अब बात आती है 10th की, मैट्रिक पास। तो हाई स्कूल जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया वो 1907 में किया। हाई स्कूल कब किया? 1907 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पास किया। वो भी कितने परसेंटेज से? 36%। और आज के ज़माने में हमको लगता है कि 36% होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 36% की उस समय की जो वैल्यू थी वो टॉपर के बराबर थी। आपको 36% नहीं देखना है,
आपको उस समय की वैल्यू निकालना है कि उस समय वैल्यू क्या थी। और स्कूल के बाहर बैठने वाला बच्चा टॉपर की स्थिति में आता है तो समझिए उनका उत्साह कितना होगा पढ़ने के लिए। बात आती है 1909 की, तो 1909 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हायर स्कूल पास किया और 1912 में यूजी के लिए यानी स्नातक के लिए मुंबई विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखला ले लिया। और 1912 में जब दाखला लिया तो उसके दाखला लेने के बाद परिस्थितियां ऐसी गुजरती गईं कि 1913 की बात है, उनके पिताजी का क्या हो गया, देहांत हो गया। यानी 1891 से आते आते 1913 तक माता पिता दोनों ही ने साथ छोड़ दिया, यानी माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। फिर आगे जो यूजी के लिए गए यानी स्नातक किया, तो उनके लिए बड़ौदा के जो महाराजे हैं गायकवाड़, तो उन्होंने 25 रुपए की छात्रवृत्ति देकर उनको बम्बई विश्वविद्यालय में भेजा। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। अब 1913 की बात है। 1913 में अमेरिका विश्वविद्यालय, अमेरिका में जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। जिन्होंने अंबेडकर जी को, जो महाराज थे गायकवाड़ जी, उन्होंने अंबेडकर जी को भेजा तो एमए पीएचडी अमेरिका से बाबा साहेब ने की। 1917 में बाबा साहेब बैरिस्टर बनकर घर वापस आए और फिर 1920 की बात है, तो 1920 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी इंग्लैंड से एमएससी डीएससी बार एट लॉ की उपाधि ली और 1923 में बाबा साहेब फिर भारत आए और उन्होंने अपनी वकालत करना स्टार्ट कर दिया। और बाबा साहेब के एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो है उनके थे 5 पुत्र और 1 पुत्री। इनमें से दुर्भाग्य की बात ये है कि उनमें से एक भी इस दुनिया में नहीं बचा। अब बात करते हैं उनकी पत्नी रमाबाई की। तो जो रमाबाई का देहांत हुआ वो 27 मई 1935 को देहांत हुआ। और आप देख रहे हैं कि कितनी परिस्थितियां आती गईं, लेकिन बाबा साहेब ने पढ़ना यानी आगे नौकरी लेना, हर चीज़ में कदम पीछे नहीं हटाया। और 1928 में प्रोफेसर बने। और 1930 की जो कहानी है गोलमेज सम्मेलन की, तो वह कहानी आप सभी के लिए जानी मानी है। इसमें गांधी जी ने यानी जो बापू जी ने विरोध किया और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी जो कानून मंत्री हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर को माना जाता है। संविधान के जनक यानी बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं। इन्होंने संविधान को लिखने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। ये सारी चीज़ों को
देखते हुए ऐसा लगता है कि बाबा साहेब ने हर समय कितना संघर्ष किया होगा। आज सोचने की बात है, हमारे पास सारी सुविधाएं होते हुए भी हम नौकरी के लिए ऐसा सोचते हैं कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन बाबा साहेब थे कि नौकरी पे नौकरी लेते गए, बाहर बैठ के पढ़ते रहे, फिर भी उनको नौकरी की कोई वो नहीं, नेता भी बन गए, सारी चीज़ें। यानी लास्ट में सीधी उनके लिए एक ही बात आती है, यानी जो गरीब लोगों थे उनके लिए वह भगवान का रूप बन गए। और 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली, यानी हिंदू धर्म को उन्होंने छोड़ करके बौद्ध दीक्षा प्राप्त की। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का देहांत हुआ और यहीं से फिर बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई भारत की। जब वो संविधान लिखा और संविधान लिख करके जब वो सौंपा जो समिति को, तो उन्होंने सौंपते हुए तब एक बात कही कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा गया हो, यदि इसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो कितना भी अच्छा संविधान लिखा रहे इसका कोई मतलब नहीं। तो आज का जो वीडियो है ज़्यादा लंबा ना जाए, इसलिए आज मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संक्षिप्त में विवरण है देने की कोशिश की है। और मैं जानता हूँ कि कुछ भूलें भी हुई होंगी, लेकिन सभी के लिए यह वीडियो पहुँचना ज़रूरी है। हम सभी के लिए ये प्रेरणादायक है, इनसे कुछ सीखने को मिलता है। इनके बारे में हमको ज़रूर सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो इनके लिए मेरे पास एक कोटेशन याद आती है। तो उस कोटेशन में लिखा गया है कि दिल में बार बार आता यही ख्याल है, दिल में बार बार आता यही ख्याल है, लोग समझते नहीं इसी बात का तो बवाल है, चाहे बेचने वाले को बना दिया राजा, एक किसी और का नहीं, मेरे बाबा साहेब के संविधान का कमाल है, मेरे बाबा साहेब के संविधान का कमाल है। तो आज आप सभी लोगों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी ने हमारी इस वीडियो को देखा। आपको देखना नहीं है, इस वीडियो को देख के सभी को शेयर करना है कि इतनी नॉलेज आपको अंबेडकर जी के बारे में होनी ही चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि 1-2 पेज एक अंबेडकर जी के संघर्षों की कहानी पर एक बुक लेनी चाहिए और सभी को पढ़नी चाहिए और उनसे कुछ सीखना लेना चाहिए कि हम किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।